गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीएमए रोहित गुप्ता एंड आज हम अपना पिछला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जो बीच में रुक गया था। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम अपना रिवर्स चार्ज कंटिन्यू कर रहे थे। हमने 5 पॉइंट्स कवर कर लिए थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हमारा लेक्चर बीच में रुक गया था। आज हम उसको कवर करेंगे बाकी का, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि आपको पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आपका लिंक जो टूट गया था वो दोबारा से पिक हो जाए। तो हमने रिवर्स चार्ज में क्या पढ़ा था? रिवर्स चार्ज का मतलब था कि जब जो पर्सन सेल करता है किसी प्रोडक्ट को, यानी कि सेलर, जब सेलर उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं करता, वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता, इसका मतलब रिवर्स चार्ज में जो बायर होता है वो सेलर को सिर्फ उसका बेस अमाउंट पे करता है और जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो खुद गवर्नमेंट को सबमिट करता है। और बाकी जो भी जीएसटी से रिलेटेड रिटर्न्स की लायबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी लायबिलिटी यानी ऑनर्स किसके ऊपर आ जाता है? यहाँ पर बायर के ऊपर आ जाता है। हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे रिवर्स चार्ज में? हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि अगर जीटीए सर्विसेज होगी तो जीटीए सर्विसेज में हमने क्या देखा था? हमने जीटीए सर्विसेज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था। एक, जब जीटीए कहता है कि नहीं मैं रिवर्स चार्ज में नहीं टैक्स पे करवाऊंगा, मैं खुद टैक्स पे करना चाहता हूं और मैं फॉरवर्ड चार्ज में आऊंगा, तो अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में आता है तो वो 12% के हिसाब से टैक्स पे करेगा, जिसमें 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी होगा। अदरवाइज वो टैक्स ना पे करके रिवर्स चार्ज में जो आपका रिसिपेंट है वो टैक्स पे करता है अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं पे कर रहा। हमने जीटीए की सर्विसेज में क्या देखा था कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है और एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसका काम क्या है? सर्विसेज देना, कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगी बाय रोड। एग्जांपल हमने बात की थी कि जैसे ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हमने देखा था जीटीए दो तरीके से आ सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में और रिवर्स चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में आएगा तो टैक्स जीटीए खुद पे करेगा, यहाँ पर 12% वो चार्ज करेगा बिल के ऊपर जीएसटी, एंड वो खुद कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ठीक है। अगर वो 12% वाले में आता है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करता है, तो उसको एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये होगा कि उसको यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज में आता है तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि टैक्स जो है रिसिपिएंट पे करेगा। ठीक है। रिसिपिएंट उसके ऊपर क्या कहते हैं, रजिस्टर कराएगा अपने आप को जीएसटी के अंदर। ठीक है। और जो भी लायबिलिटीज होगी वो सारी किसके ऊपर आ जाएगी? क्या कहते हैं, आपकी रिसिपेंट के ऊपर। कंडीशन क्या है कि अगर जीटीए में कोई भी सर्विसेज, यानी कि जीटीए ने जो जीटीए सर्विसेज है, अगर वो क्या कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अगर दी है, किसको दी है? किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या किसी ऐसे पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, या ऐसे किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, या कोई पार्टनरशिप फर्म को, या किसी सीटीपी को, अगर इनको कोई भी अगर एक जीटीए सर्विसेज दे रहा है और वो जीटीए जिसने क्या कहते हैं खुद को अपने आप को 12% फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, तो ये जो फैक्ट्रीज, जो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जो पर्सन जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड, या बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, या जो आपकी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी सीटीपी है, ये इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया था यहाँ पे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो जीटीए के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जो क्या कहते हैं रिसिपिएंट होता है जिसके ऊपर अप्लाई होता है टैक्स, वो रिवर्स चार्ज में पे करता है। ठीक है। लेकिन ये जीटीए की जो रिवर्स चार्ज की मैकेनिज्म है ये भी अप्लाई नहीं होगा अगर ये जो रिसिपिएंट होता है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज को, अगर उसने गवर्नमेंटल एजेंसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर क्या कहते हैं ये सर्विसेज सप्लाई करी है, अगर वो, सोचो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या कहते हैं उसने जीटीए ने सर्विसेज दी ऐसे पर्सन को जो क्या कहते हैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड है और क्या कहते हैं जीटीए खुद 12% फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आता, तो जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में जिसको उसने सर्विसेज दी है, तो वो लायबल है उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट भी तो बहुत बार क्या कहता है अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है जिसने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो कराया था, लेकिन पर्पस क्या था कि सिर्फ टीडीएस काटने के लिए उन्होंने, यानी कि जो जीएसटी में सेक्शन 51 में टीडीएस है, सिर्फ उसको काटने के लिए उसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराया था। तो अब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो क्या कहते हैं गवर्नमेंटल बॉडीज है आपकी, सीजी, एफजी, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो ये रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करें।
चलो, पहला पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो गया था। दूसरा हमने क्या पॉइंट देखा था कि दूसरे में अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंडिविजुअल एडवोकेट हो सकता है, सीनियर एडवोकेट हो सकता है, या फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट हो सकता है। अगर ये इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट जो है, अगर ये लीगल सर्विसेज देता है, लीगल सर्विसेज का मतलब हमने क्या देखा था कि कोई एडवाइस देता है, कंसल्टेंसी देता है, कोई असिस्टेंस देता है किसी ब्रांच ऑफ लॉ में, यानी किसी भी लॉ के अंदर अगर उसको कोई, मान लो जो रिसिपिएंट है उसको कोई लॉ से रिलेटेड अगर क्या कहते हैं जानकारी चाहिए, तो ये जो एडवोकेट अगर किसी भी टाइप की लीगल सर्विसेज देता है, एडवाइस करता है, या वो कोर्ट में उसके बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कि जब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रिसिपिएंट होता है वो खुद नहीं जाता, उसके बिहाफ पे एडवोकेट कोर्ट में प्रेजेंट होता है। तो इन सभी चीजों के लिए कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी में जहां पे भी प्रेजेंट होता है, अगर इनमें से कोई सी भी ऐसी सर्विसेज वो दे रहा है, कौन एडवोकेट दे रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो, ये फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट किसको देगा। तो पहला तो हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये हमने देख लिया। सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल एडवोकेट होगा, सीनियर एडवोकेट होगा, या फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट होगा। सर्विसेज क्या होगी, तो सर्विसेज लीगल सर्विसेज होगी। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट क्या होगा कि कोई भी बिजनेस एंटिटी, अब एनी बिजनेस एंटिटी बोला, यानी कोई सी भी बिजनेस एंटिटी जो होगी वो इसकी रिसिपिएंट हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या इंडिविजुअल हो सकता है क्या, हाँ इंडिविजुअल भी रिसिपिएंट हो सकता है, लेकिन फिर इंडिविजुअल के ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, जब हमारा कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है तो हम कोर्ट के पास ना जाकर के सीधे एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना देते हैं कि वो बीच के जो मध्यस्थता करवाते हैं, अगर उनके पास जाकर के आर्बिट्रल सर्विसेज अगर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, और वो भी किसको दे रहा है, किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, तो हमने देखा कि एडवोकेट की सर्विसेज या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज अगर ये अपनी सर्विसेज देते हैं, किसको देते हैं, रिसिपिएंट जो है यहाँ पे एनी बिजनेस एंटिटी होगा, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट जो है आपकी वो जो सर्विसेज है वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है वो क्या कहते हैं, कौन देगा, देने वाला कोई भी हो सकता है, देने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन देगा किसको, सिर्फ दो लोगों को अगर देगा तो रिवर्स चार्ज आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को किसी भी पर्सन ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है, तो वो जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म होता है उनको रिवर्स चार्जेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट हम जब पढ़ रहे थे तो फिफ्थ का जो फिफ्थ पॉइंट था वो क्लियर हो गया था, लेकिन फिफ्थ ए और फिफ्थ बी जब मैं पढ़ा रहा था तो आपका लेक्चर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। तो फिफ्थ पॉइंट को बड़े ध्यान से हमको समझना था। हमने क्या बोला था फिफ्थ पॉइंट में कि यहाँ पर जो सर्विसेज देने वाला है, यानी कि जो सप्लायर है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। इन चारों की चारों कौन सी बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरीज हो, ये लोकल अथॉरिटी हो। अगर ये कोई भी सर्विसेज देंगे ना बिजनेस एंटिटी को, कोई भी सर्विसेज देंगे, तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज देंगे तो देखो वैसे तो अगर ये क्या कहते हैं कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देंगे तो वो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जो होती है ये खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करते हैं। जैसे सबसे पहला इन्होंने बोला कि इन पॉइंट्स को छोड़ देना, इन पॉइंट्स के ऊपर बिजनेस एंटिटी डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करेगा रिवर्स चार्ज में। कौन सा, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, यानी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को देगी तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो पोस्टल सर्विसेज देती है, जैसे गवर्नमेंट के पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, ये एजेंसी सर्विसेज। अगर ये चार सर्विसेज देती है, कौन कौन सी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, ये एजेंसी सर्विसेज। अगर ये चार सर्विसेज गवर्नमेंट अगर दे रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को भी दे रही है, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे नहीं करना है। तीसरा, अगर गवर्नमेंट कोई एयरक्राफ्ट, वेसल या पोर्ट सर्विसेज दे रही है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बिजनेस है, और अगर गवर्नमेंट ऐसा बिजनेस करती है तो नॉर्मली बिजनेस में गवर्नमेंट को खुद ही इसके ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर के टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट, वेसल या पोर्ट सर्विसेज गुड्स या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे रही है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो एयरक्राफ्ट सर्विसेज है कोई गवर्नमेंट की, एयर इंडिया ही है मान लो, अभी वो बिकी नहीं है आपकी, तो एयर इंडिया की
जो सर्विसेज है, मान लो किसी बिजनेस एंटिटी ने अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिए, बिजनेस के किसी पर्सन को इधर से उधर ट्रांसफर किया या फिर क्या कहते हैं गुड्स ट्रांसफर किया तो पोर्ट सर्विसेज लेगी, तो यहाँ पर जो है बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा कि बाकी अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस, अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, अगर वो बिजनेस एंटिटी को एनी सर्विसेज यानी कोई सी भी सर्विसेज देगी एक्सेप्ट तीन, कौन कौन सी, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज है, और तीसरा है अगर एयरक्राफ्ट वेसल या पोर्ट सर्विसेज, अगर ये तीन सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज में टैक्स बिजनेस एंटिटी को पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही टैक्स पे करती है। जब तक फिफ्थ पॉइंट था जब तक ऐसी ही बात चल रही थी, यानी कि फिफ्थ पॉइंट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं यहाँ से आउट किया हुआ था, लेकिन बाद में फिफ्थ ए पॉइंट बना करके इन्होंने गवर्नमेंट का एक पॉइंट इसमें जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी रिवर्स चार्ज में कवर कर दिया, लेकिन कंडीशन डाल दो। कंडीशन क्या है कि सेम वही कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी देती है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है, लेकिन किसको, यहाँ पर कंडीशन है कि देखो बिजनेस एंटिटी दो तरीके से हो सकता है। जब वो बोलता है ऊपर वाले में बिजनेस एंटिटी, तो चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या जीएसटी में ना रजिस्टर्ड हो, अगर वो बिजनेस एंटिटी है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब एक बार भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ जाएगी तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, यानी कि ऊपर वाले में पहले से रजिस्टर्ड होना बिजनेस एंटिटी को जीएसटी में जरूरत नहीं था। लेकिन फिफ्थ ए वाले पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ ए वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट करती है और ऐसे पर्सन को लेट आउट करती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस बंदे को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसमें क्या कहते हैं उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्स टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज बाय रिसिपिएंट, यानी कि वहां पर फिर रिसिपेंट। लेकिन अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, मान लो कोई गवर्नमेंट अपना कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रही है, ऐसे बंदे को जिसको अभी नया नया बिजनेस ही शुरू कर रहा है और उसके बिजनेस में कोई कंपल्सरी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसका टर्नओवर नहीं हुआ, लेकिन वो लेट आउट कर रहा है, क्या कहते हैं गवर्नमेंट लेट आउट कर रही है प्रॉपर्टी और वो उसको रेंट पे ले रहा है, तो क्योंकि अगर उसने ऐसा ही पहले वाले पॉइंट में कवर कर लिया होता और यहाँ पे ये बोल देता एनी बिजनेस एंटिटी, तब क्या कहते हैं उसको फिर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता, फिर उसके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती कि उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर टैक्स जो है वो पेड करेगा ऑन फॉरवर्ड चार्ज बाय गवर्नमेंट बॉडी। आई बात समझ में? चलो फिफ्थ पॉइंट कवर हो गया। फिफ्थ बी पॉइंट, फिफ्थ बी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ बी और फिफ्थ सी जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या कहते हैं मैं आपको जो सेक्शन 9 जो सबसेक्शन 4 है उसमें भी इसका बहुत रोल है। अब जरा समझना फिफ्थ बी और फिफ्थ सी पॉइंट क्या कहता है। फिफ्थ बी पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपना ट्रांसफर करता है डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर करता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी अपना ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट करता किसी प्रमोटर को कि जाओ तुम इसके ऊपर बिल्डिंग बना लो या मैं तुम्हें ये राइट देता हूं तुम इसके ऊपर डेवलपमेंट कर लो, तो ऐसे केसेस में जो प्रमोटर होता है उसको इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है या कोई भी पर्सन, कंपनी भी हो सकती है, यहाँ पे एनी पर्सन बोला, तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, उसने क्या किसी दूसरे प्रमोटर को बोला ठीक है मैं अपना डेवलपमेंट राइट तुमको देता हूँ, तुम इसे डेवलप करो, डेवलप करके आगे बेच देना। या कोई मेरे पास फ्लोर स्पेस इंडेक्स पड़ा हुआ है, मैं बनाऊंगा वहां पे उसका स्पेस इंडेक्स मेरे पास पड़ा, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, ट्रांसफरेबल था, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी और को। तो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए किसी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने अगर प्रमोटर को दे दिया तो प्रमोटर लायबल है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास लैंड पड़ा है और मैं उस लैंड को अगर 30 साल से ज्यादा के लिए क्या करता हूं, लीज पे देता हूं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एनी पर्सन जो है यहाँ पे दोनों ही पॉइंट में एनी पर्सन अगर पहले वाले में अगर वो डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर करता प्रमोटर को तो उस पर रिवर्स चार्ज आएगा। और अगर उसने लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड करा है, ठीक है,
किसी भी अमाउंट के बदले, चाहे उसे आप अपफ्रंट पेमेंट में आप उसको किसी भी नाम से बोलो, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये किसी भी नाम से अगर आप कोई पेमेंट लेते हैं या पीरियडिक पेमेंट लेते हैं और अगर आपने इसे प्रोमोटर को दिया है लॉन्ग टर्म लीज पे, तो यहाँ इन दोनों ही केसेस में रिवर्स चार्ज में जो प्रोमोटर है वो टैक्स पे करेगा। अब 9(4) में इसका हम क्या करते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर क्या फर्क है। अभी हमने एक चीज पढ़ लिया कि अगर कोई भी अपना टीडीआई यानी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, टीडीआर सॉरी, डेवलपमेंट राइट, या एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, अगर आप क्या करते हैं एनी पर्सन ट्रांसफर करता है प्रोमोटर को, तो प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। या एनी पर्सन अगर क्या करता है अपनी लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड देता है प्रोमोटर को, तो फिर भी प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, अगर डायरेक्टर, आपको पता होगा डायरेक्टर 2 तरीके से होते हैं। एक आपका क्या कहते हैं डायरेक्टर जो होता है होल टाइम डायरेक्टर होता है, WTD, तो ये तो कंपनी में एम्प्लॉय होता है। अगर वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ जाएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ जाएगा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन शेड्यूल 3 के अंदर कवर है। शेड्यूल 3 के अंदर कवर है तो इसके ऊपर जीएसटी ही नहीं आएगा, है ये नेगेटिव लिस्ट में कवर हो गया। लेकिन अगर कोई एनी अदर डायरेक्टर है जो क्या कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो एनी अदर डायरेक्टर अगर कोई डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है, यानी कि सर्विसेज कौन सी है, डायरेक्टर सर्विसेज, तो सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर, देने वाला कौन है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कोई डायरेक्टर अपनी डायरेक्टर सर्विसेज देता है, तो जो कंपनी है, अब जैसे मान लो एक डायरेक्टर है, इसने क्या करा, एक कंपनी को अपनी सर्विसेज दी, कंपनी ने इसको क्या दी, फीस दे दी। अब कंपनी ने इसको 1 लाख रुपए डायरेक्टर फीस दे दी, सिटिंग फीस दे दी 1 लाख रुपए, तो कंपनी तो इसको 1 लाख रुपए देगी प्लस 18,000 रुपए जो है, अगर मान लो जीएसटी का रेट है तो 18% वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, किसमें, रिवर्स चार्ज में पे करेगी। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर जो कंपनी है वो, या फिर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो लायबल हो जाएगा, किस लिए, वो लायबल हो जाएगा आपका जीएसटी पे करने के लिए रिवर्स चार्ज। तो अभी तक हमने पहला क्या पढ़ा, हमने पहला जीटीए सर्विसेज पढ़ा, फिर हमने एडवोकेट सर्विसेज पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई अपनी सर्विसेज देता है, फिर हमने 4th पॉइंट पढ़ा कि अगर गवर्नमेंट सर्विसेज क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर होती है, फिर हमने गवर्नमेंट की सर्विसेज पढ़ी। फिर गवर्नमेंट की सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विसेज देती है, एनी सर्विसेज देती है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज आएगा। लेकिन हमने 4 पॉइंट छोड़ दिए, सॉरी 3 पॉइंट। पहला हमने छोड़ दिया कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, या फिर पोस्टल सर्विसेज या पार्सल सर्विसेज देती है, या इंश्योरेंस सर्विसेज या एजेंसी सर्विसेज देती है, तो वहां पे गवर्नमेंट खुद पे करेगी। या एयरक्राफ्ट वेसल या पोर्ट सर्विसेज देती है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विसेज देती है, तो इन सभी चीजों में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगी। फिर हमने पढ़ा कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट जो है अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड है, तब तो वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, तब वो क्या कहता है, रजिस्टर्ड किसमें होना चाहिए, जीएसटी में, तब वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। फिर हमने 5th के बी और सी पॉइंट पढ़े। 5th के बी सी पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रमोटर को अपने टीडीआर ट्रांसफर करता है, एफएसआई ट्रांसफर करता है, या लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड देता है जिसके बदले वो कोई अपफ्रंट पेमेंट ले लेता है या रिसीव अमाउंट ले लेता है, तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर डायरेक्टर अदर देन होल टाइम डायरेक्टर अगर जो है क्या कहते हैं कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को क्या कहते हैं डायरेक्टर सर्विसेज देता है, तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को इस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। अब इंश्योरेंस एजेंट अगर क्या करता है कोई सर्विसेज देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने पास एक एजेंट रखती है इंश्योरेंस बेचने के लिए। तो इंश्योरेंस एजेंट, अब देखो एजेंट जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, एजेंट एजेंट है। इंश्योरेंस कंपनी अपना एक एजेंसी देती है किसी को कि ठीक है आज से तुम मेरे एजेंट है, तुम मेरे ब्याह पर टैक्स वो क्या कहते हैं मेरे इंश्योरेंस बेचोगे, एम्प्लॉय नहीं है वो उसका। तो अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपना एक एजेंट हायर किया हुआ है कि इस एरिया में तुम मेरी इंश्योरेंस अप्लाई करोगे, तो जो एजेंट है, जो इसने जो सर्विसेज दी किसको, इस कंपनी को, तो ये कंपनी इसकी सर्विसेज के ऊपर भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। यानी जिसको ये एजेंट का जो कमीशन होगा, मान लो 1,000 रुपए है, तो ये गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में 18 रुपए का 180 रुपए का इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। तो क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। अगर इंश्योरेंस एजेंट कोई सर्विसेज देता है इंश्योरेंस बिजनेस को,
तो एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, तो जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करेगा वो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। सेम ऐसे ही जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज होता है वैसे ही क्या होता है, बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट रखते हैं अपने पास। क्योंकि आपको पता ही होगा बैंकों का लोन चलता है, लोग पेमेंट नहीं करते, फिर उन्हें अपने बंदे भेजने पड़ते हैं, वो वहां से जाकर के उनका सामान ले लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, या फिर उनका जो भी सामान होता है वो रिकवरी एजेंट जो जाकर के पैसे कलेक्ट करते हैं। तो जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो भी तो क्या कहते हैं, बैंकों को सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर रिकवरी एजेंट, अगर कोई रिकवरी एजेंट वाली सर्विसेज दे रहा है तो यहाँ पर भी जो बैंक, क्योंकि वो उनकी एम्प्लॉय तो है नहीं, तो बैंक क्या करेंगे, क्योंकि ये भी एजेंट है, यहाँ पर क्या होता है कि वो खुद से नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, फोन की कंपनियां भी होती हैं ऐसा करती हैं, मैंने देखा है कि वो भी अपने रिकवरी एजेंट लगा देती है जब आप बिल पे नहीं करते हो, तो वो खुद डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं करती है। ऐसी बैंक भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करती, फिर बैंक अपने रिकवरी एजेंट को जो बोलती है उसका नाम पता दे देती है कि ये मेरा ग्राहक है, पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर बैंक के ब्याह पर रिकवरी एजेंट के बंदे आकर के आपके पास से कलेक्ट करते हैं। जो रिकवरी एजेंट ने बैंक को ये वायदा करा कि ठीक है मैं पैसे आपके कलेक्ट करवा दूंगा तो उससे कोई कमीशन मुझे मिलेगा, तो जो रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है, रिकवरी एजेंट सर्विसेज बैंक को, तो वो उसके ऊपर उसको पेमेंट करता है, और इस पेमेंट के ऊपर जो जीएसटी है वो बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। ओके, सेम ऐसे ही सर्विसेज सप्लाई बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। अब जैसे कंपोजर्स हैं, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, ये भी क्या करते हैं किसी म्यूजिक कंपनी के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं, जैसे कंपोजिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, आर्टिस्टिंग करते हैं। तो ये भी जो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो इसके ऊपर भी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या जो भी है जो आपकी सर्विसेज दे रहा है वो क्या करेगा, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि services supply of services by music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use of enjoyment of a copyright। कई बार क्या होता है वो अपना ही रखते हैं, लेकिन उसका जैसे मान लो मैंने कोई एक अच्छा गाना गा दिया तो मैं क्या करूंगा, म्यूजिक कंपनीज को, अलग अलग म्यूजिक कंपनीज को क्या कर दूंगा, उसके राइट दे दूंगा कि ठीक है तुम भी इसका गाना कॉपी करके बेचो मार्केट में, तुम भी बेच लो, तुम भी बेच लो, बदले में मुझे पैसे दो। तो ऐसे केसेस में जो म्यूजिक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इसके उनको जो पेमेंट करती है वो तो करती है, साथ में वो रिवर्स चार्ज में खुद इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करती है, तो यहाँ पर भी आपका रिवर्स चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसी अगर कोई ऑथर है वो पब्लिशर को सर्विसेज दे रहा है तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज में देगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑथर को इन्होंने अलग से फॉरवर्ड चार्ज भी दिया हुआ है, यानी कि ऑथर के केस में देखो यहाँ पर तो रिवर्स चार्ज ही आएगा, लेकिन ऑथर के केस में ऑथर को एक छूट दी हुई है, जैसे जीटी को एक छूट दी हुई थी कि वो फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है, वैसे ऑथर को एक छूट दी हुई है कि ऑथर क्या करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज में खुद भी टैक्स पे कर सकता है और उसको इनपुट मिल जाएगा। देखो जब रिवर्स चार्ज में कोई बंदा टैक्स पे करता है ना, तो जब भी रिवर्स चार्ज सर्विसेज होती है तो जो नॉर्मल, जैसे मान लो म्यूजिक कंपोजर है, अगर उसने क्या कहते हैं म्यूजिक कंपोज करके दिया म्यूजिक कंपनी को, तो म्यूजिक कंपनी क्या करेगी, इसको पेमेंट करेगी और बदले में रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। तो ये जो म्यूजिक कंपोजर है इसने कोई भी अगर सामान परचेज किया है उसको कंपोज करने के लिए, तो इसको इसका जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रिवर्स चार्ज में टैक्स, जब तुमने टैक्स पे ही नहीं किया तो तुमको इनपुट क्यों मिलेगा, सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है। तो ऑथर के केस में एक इन्होंने छूट दी कि ऑथर अगर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकता है। एन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंपल है, वो फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकता है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो मेंबर ऑफ ओवरसीज कमिटीज होती है, जो मेंबर्स हैं ओवरसीज कमिटीज के, वो क्या करते हैं, आरबीआई को क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। तो जो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो है, अगर वो जो आरबीआई नहीं बनाई है, अगर वो आरबीआई को कोई सर्विसेज देते हैं तो आरबीआई उनको पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आरबीआई को रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर 11th पॉइंट आपका, 11th पॉइंट क्या कहता है, अगर क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू अ बैंक और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा अब देखो क्या होता है, पहले वाले में जो बैंक पढ़ा था, बैंक या नॉन एनबीएफसी,
एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पहले वाले में हमने पढ़ा था कि उन्होंने रिकवरी एजेंट बेचे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हायर करते हैं। बैंक भी तो अपनी सर्विसेज बेचती है ना, लोन ले लो, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवा लो, और भी बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज हैं। तो बैंक अपनी सर्विसेज बेचने के लिए वो भी एजेंट हायर करती है। तो अब ये जो एजेंट है, ये दो हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप फर्म, या हो सकता है वो बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर एनी अदर पर्सन हो सकता है। तो अगर एनी अदर पर्सन ने, जो ये एजेंट है, अगर इसने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कंपनीज को दिया, तो यहां पर तो आ जाएगा आपका रिवर्स चार्ज। लेकिन अगर एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट ने इस एजेंसी सर्विसेज को बैंक को दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज, और फॉरवर्ड चार्ज में ये एलएलपी इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, अगला बस खत्म होने वाला 14 पॉइंट लास्ट आपका। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। सेम ऐसी बिजनेस फैसिलिटेटिंग की सर्विसेज भी क्या कहते हैं, बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं वो बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज हायर करती हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर कोई सर्विसेज दे रहा है बैंक को, तो यहाँ पर भी बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, पहले दोनों वाले में, इन दोनों केसेस में एनबीएफसी भी कवर है, बट यहाँ पर ओनली बैंक, ये ध्यान रखना। 13 पॉइंट क्या है कि सर्विसेज सप्लाई बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी दूसरे मतलब मेरे पास कोई काम आया, मैंने किसी दूसरे बिजनेस एजेंट को दे दिया कि भैया ठीक है तुम मेरा काम कर दो, तो अगर कोई एक एजेंट दूसरे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अगर कोई सर्विसेज देता है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो भी इसके ऊपर क्या करेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। ठीक है, 14th और आखिरी पॉइंट, सीएमए के लिए वैसे बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बिल्कुल ही डीप पढ़ाया जैसे ये फाइनल में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल फाइनल के हिसाब से पढ़ाया आपको। ये 14 पॉइंट याद रहने चाहिए। 14 में से 4-5 पॉइंट हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट अभी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये ऑथर वाला जो है वो ये कंपोजर वाला पूछते हैं, इंश्योरेंस एजेंट वाला, रिकवरी एजेंट वाला, डायरेक्टर वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या कहते हैं टीडीआर, ये जो ऊपर के 4-5 पॉइंट है ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज। अब ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज, आपको पता है कि आजकल मेरे अगर मान लो कोई बिजनेस है, मुझे कोई सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए, तो मैं खुद अपना बंदा हायर नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, एक सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज, जैसे एसपीजी एक एग्जांपल है। ठीक है, जिसने पूरे के पूरे सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर क्या कहते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज का उसके उसके हाथ में है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज देती हैं। तो अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, अच्छा देने वाला लेने वाला कौन है, रिसिपिएंट कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। देने वाला कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और किसको दे रहा है, अगर क्या कहते हैं किसी भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंदर, तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा ऑलरेडी और उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो फिर उसको फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज की क्या जरूरत है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के इंडिविजुअल भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज दे सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी सर्विसेज देता है किसको, कोई भी ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो वहां पर उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर लेने वाली जो सर्विसेज है, अगर वो कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ये लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज है, तब यहाँ पर क्या कहते हैं टैक्स मतलब रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर यानी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करा रखा। देखो पहले तो ये बोला कि हर बंदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसको क्या कहते हैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना, लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट बॉडीज भी कराती है, किस पर्पज से, टैक्स पे करने के पर्पज से, टीडीएस काटने के पर्पज से। और कुछ बंदे जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं उनके जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो कम होता है और उनको इनपुट नहीं मिलता। अब इसका अगला सेक्शन 9 के बाद जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 10 है, उसमें हम कॉम्पोजिशन लेवी ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उनको भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है।
चलो अब ये एक नया पॉइंट आया है 15th पॉइंट। 15th पॉइंट क्या कहता है, तो 2 पॉइंट आ गए नहीं, ये दोनों पॉइंट आपको जो है ये दोनों पॉइंट आपको नए पॉइंट है, ये जरा समझाता हूं, ये नया आया, पहले ऐसा नहीं था। ये क्या कहता है कि अगर आजकल आपने देखा होगा कि आजकल लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे, आजकल गाड़ियां रेंट पे दी जा रही हैं, लोग खरीदते नहीं, रेंट पे ले लेते हैं और रेंट पे लेकर के उसे यूज करते हैं। तो अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, अगर मतलब किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, मोटर व्हीकल रेंट कर रहा है, ठीक है, कैरी करने के लिए पैसेंजर, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, यानी कि पूरा ले जाओ और मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल के साथ तुमसे इतने पैसे चार्ज कर लूंगा इन कंसिडरेशन प्रोवाइडेड। अब देने लेने वाला कौन है, यहाँ पर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, यानी कि देने वाला कौन है, देने वाला तो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर एक किसी भी बंदे ने बॉडी कॉर्पोरेट को अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करा जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल के साथ, अब मैं बताता हूँ क्या होता है नॉर्मली। जैसे आजकल आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर ही, गवर्नमेंट के पास ही कहीं पर भी आप लोग अपनी गाड़ी लगा देते हैं खरीद के, तो आप क्या करते हैं उससे मंथली चार्ज कर लेते हैं इतने पैसे, तो वहां पर आप क्या करते हैं, गाड़ी देते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी आपका ही रहता है, ड्राइवर भी आपका ही रहता है, बस आप उसे गाड़ी देते हैं और उसके बदले में वो आपको पैसे देता है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है आपको पेमेंट करेगा, प्लस वो रिवर्स चार्ज के अंदर इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करे, जो देने वाला पर्सन है, मान लो अगर वो देने वाला ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो वो हो सकता है अपने आप को उसने रजिस्टर करा रखा होगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला एनी पर्सन, उसको छोड़ करके जिसने खुद का 6% का क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, ठीक है। तो कह रहा है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाई सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग 6%, अगर वो खुद से 6% वाला इनवॉइस काट रहा है, यानी कि 6%, 6%, 12%, अगर उसने 12% यानी खुद रजिस्टर्ड और खुद टैक्स पे कर रहा है, तब तो ये रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं पे करेगा, अदरवाइज ये रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। अब ये जो सबसे लास्ट वाला है ये क्या है, मैं ये आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ क्या होता है। आज के डेट में आपके पास कोई सिक्योरिटीज, आपने शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, आपके पास पड़े रहे, आप चाहो ना तो उस शेयर को किसी दूसरे को दे सकते हो, किराए पे लैंड कर सकते हो, और वो क्या करेगा, आपके शेयर से खरीद बेच के पैसे कमा सकता है। तो आपका क्या हुआ, वो आपने तो जितने के शेयर दिए आप उससे उतने शेयर ले लोगे बाद में, और उसके पास पड़े हुए थे, कोई सिक्योरिटीज पड़ी हुई थी, तो वो उससे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पर वो कई बार बेच के खरीद के पैसा कमा सकता है। तो आपने जो सर्विसेज दी है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आप अपनी सिक्योरिटीज लैंड कर रहे हो, यानी लैंडर, जो लैंडर है देने वाला, ए पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम, उसके पास उसके नाम पे कोई सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड है, of any other person duly authorized on behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under सेवी स्कीम, सेविंग की स्कीम है ये, सेबी ने अपनी स्कीम बनाई हुई है जिसके अंदर क्या कहते हैं, एक लैंडर जिसके पास सिक्योरिटी पड़ी हो क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटीज को लैंड कर सकता है किसी और को, तो वो यूज कर ले। तो जो बोरोवर है ना, अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी ऑफ सेबी, वो क्या करेगा, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, ठीक है। ये जो बोरोवर है वो इसके ऊपर क्या करेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स। तो हमने रिवर्स चार्ज जो है अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रिवर्स चार्ज में हमने कौन सा रिवर्स चार्ज किया है, हमने 9(3) का रिवर्स चार्ज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 9(3) में हमने 16 सर्विसेज पढ़ी, जिसमें 5 में हमने 5A, 5, 5B और 5C देखा। 5 गवर्नमेंट सर्विसेज थी, यहाँ पर आपका TDR था, FSI था, यहाँ पे TDR FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स था। यहाँ पर आपने क्या करा था, यहाँ पर आपने ट्रांसफर किया था, लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया था, है ना। और हमने एक मिनट, और हमने क्या क्या चीजें कवर करी, आपने क्या कहते हैं 5C जो पढ़ा था, 5C क्या था आपका, 5C था आपका लॉन्ग टर्म लीज, और ए आपका था और क्या कहते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर हमने 9 में पढ़ा, नॉर्मली 9 में क्या था कि आपका फोटोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर था, लेकिन बाद में ऑथर को अलग कर दिया, इसलिए उसने 9A बनाया। 9A के अंदर उन्होंने ऑथर को अलग से दे दिया, और ऑथर में एक पॉइंट अलग से इसलिए भी दिया क्योंकि ऑथर के पास भी ऑप्शन है वो फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है।
फिर आरबीआई को अगर क्या कहते हैं ओवरसीइंग कमिटीज ने कोई सर्विसेज दी तो आरबीआई रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। अगर क्या कहते हैं कोई भी बंदा बैंक या एनबीएफसी ने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हायर करा है तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं वो अगर कोई सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर भी बैंक और एनबीएफसी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो ये हमने रिवर्स चार्ज का 9(3) का रिवर्स चार्ज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये इन्होंने इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर जीटीए रिवर्स चार्ज वाला है तो 5% से टैक्सेबल है ना। तो जो रिसिपेंट है वो इसके ऊपर 5% से टैक्स पे करेगा और उसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। और जो क्या कहते हैं 12% वाला होगा तो जो जीटीए है उसको क्या कहते हैं इनपुट भी मिल जाएगा और वो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं आएगा, उसे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा। तो ये नीचे जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसको इन्होंने नीचे ब्रीफ किया हुआ है। ये नोट्स जो है मैं आपको अपने चैनल के नीचे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की किताब। ठीक है, वहां से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है 9(4) का रिवर्स चार्ज। चलो 9(4) का रिवर्स चार्ज जो है हम लोग अपनी किताब से पढ़ेंगे। 9(3) हमको यहाँ पे डीपली करना था। 9(4) में क्या कहता है, 9(4) में हमने बोला था कि कुछ आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान लेता है तो वहां पर आपका 9(4) का रिवर्स चार्ज आता है। होप तो आपकी किताब में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया हो। ये तो सेम मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। ये रहा। अब ये 9(4) में जो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ने लिया तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि अगर सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अदर देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज और एफएसआई which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services are both required to be purchased by a promoter for construction of a project in a financial year। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। किस रूप में? आपने टीडीआर सप्लाई किया, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड या एफएसआई। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो रिक्वायर्ड था कि प्रमोटर को क्या करना है, परचेज करना है, रिक्वायर्ड टू बी अ परचेज बाय प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो जितना फॉल हो जाएगा उतने के लिए प्रमोटर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। सेम ऐसा ही आप, अच्छा मैं पहले इजी से पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको शायद समझ में आए। नहीं भी आएगा तब भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। सबसे पहला ये देखो कि अगर कोई प्रमोटर कैपिटल गुड्स खरीदता है और अगर उसने अनरजिस्टर्ड से कैपिटल गुड्स खरीद लिया, समझना जरा ध्यान से, रजिस्टर्ड से खरीदेगा तो कैपिटल गुड्स के लिए वो खुद ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदता है अगर वो कोई कैपिटल गुड्स, तो यहाँ पर प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, उस पर रिवर्स चार्ज में ही टैक्स पे करना। ये बात तो क्लियर है। दूसरा, अगर वो सीमेंट खरीदता है तो अगर जो सेलर है वो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो वो खुद ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड है तो प्रमोटर को क्या कहते हैं यहाँ पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर ये आपका 90% इसको जो परचेज है ना उसे इसे रजिस्टर्ड से ही करना चाहिए। 10% ये अनरजिस्टर्ड से कर सकता है। 10% जो ये परचेज है वो अनरजिस्टर्ड से कर सकता है और इस 10% के लिए इसको रिवर्स चार्ज में टैक्स भी नहीं पे करना। लेकिन मानो कि अगर इसने कोई चीज परचेज करनी थी 90% रजिस्टर्ड से और इसने 80% ही क्या करा, रजिस्टर्ड से इसने परचेज किया, तो अब यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 90% आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, शॉर्टफॉल हो गया आपका 10%। शॉर्टफॉल कितना हो गया, 10%। तो ये जो 10% का शॉर्टफॉल है ना, इसके ऊपर प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना। यानी सीमेंट आप अगर रजिस्टर्ड से खरीदते हो वेल एंड गुड, अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो ठीक है, अगर आपने 10% तक अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं पे करना। लेकिन आपने 80% क्या कर लिया, रजिस्टर्ड से खरीदा, 20% अनरजिस्टर्ड से खरीदा,
तो आपको तो 90 करना था, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया 10, तो वो जो 10% का अमाउंट होगा उतने के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लीज लिया या एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स लिया या ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, ये भी 90% आपको रजिस्टर्ड से लेना है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड से नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना कम पड़ रहा है सेम 90%, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी हमने अपने इस लेक्चर के अंदर रिवर्स चार्ज जो है, हमने यहाँ पर रिवर्स चार्ज अभी तक कंप्लीट कर लिया। हमने रिवर्स चार्ज में क्या देखा, 9(3) का रिवर्स चार्ज और 9(4) का रिवर्स चार्ज। 9(3) के अंदर 16 सर्विसेज हमने देखी, 9(4) में हमने 3 सर्विसेज देखी। तीनों के अंदर ही क्या है, प्रोमोटर है, प्रोमोटर को ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है, पहला कैपिटल गुड्स मान लेते हैं 100% अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा। दूसरा है टीडीआर, एफएसआई और आपका लॉन्ग टर्म लीज या आपने सीमेंट। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम, बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट से अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया तो टिल मिनिमम, जब तक कि मिनिमम ना हो जाए, मतलब 90 तक, तो उसका जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में। यहाँ पर आपने 16 सर्विसेज देखी, तो आपने अपना क्या कहते हैं रिवर्स चार्ज जो है आज हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है, रिवर्स चार्ज की बाद, रिवर्स चार्ज की बाद आता है आपका ईसीओ। अब ईसीओ क्या होता है, ईसीओ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन है, एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, तो जैसे आपका ओला, उबर, आपका जोमेटो, आपका अमेजोन, आपका रिवर्स चार्ज में और ईसीओ कौन सबसे बड़ा है, अमेजोन, जोमेटो, ये सारे क्या आपके ईसीओ हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑनलाइन, जैसे आपका ओयो, ये सारे क्या है, ये ईसीओ है। ये आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और फिर ये अपना आगे किसी और को देते हैं, ये आपका ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ये। तो अगर ईसीओ से अगर क्या कहते हैं, ईसीओ कोई भी सर्विसेज देगा तो ये 9(5) का ईसीओ है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स। तो ये जो ईसीओ है ये टैक्स पे करने के लिए लायबल है, टैक्स ये पे करेंगे, लायबल टू पे टैक्स। Any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax, provided ECO not located in a taxable territory. अगर वो नहीं है तब क्या होगा, तब अगर ईसीयू क्या कहते हैं लोकेटेड नहीं है तो वो अपने बिहाफ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो क्या है कि एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस इन द टैक्सेबल टेरिटरी shall be liable to pay tax, provided ECU not located in taxable territory. Where ECU does not have a representative in the taxable territory, such ECU shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax, and such person shall be liable to pay tax. तो वो नहीं है खुद प्रेजेंट, तो वो अपने बिहाफ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगा और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। तो हमने ये 9(5) का है और आईजीएसटी एक्ट में क्या हो जाएगा, ये 5(5) का हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आज हमने जो है अपना सेक्शन 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 9, सेक्शन 9 क्या कहता है, 9(1) जो है ये फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा होगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। 9(2) ने बोला कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर उस दिन से जीएसटी आ जाएगा जिस दिन से ये क्या कहते हैं काउंसिल में वो हो जाएगा, पास हो जाएगा। 9(3) और 9(4) क्या है, आपका रिवर्स चार्ज है ना। और 9(5) क्या कहता है, 9(5) कहता है कि ECO is liable to pay tax, ECO is liable to pay tax, हमेशा ECO को ही टैक्स पे करना। आई बस समझ में। तो इसी के साथ हम अपना सेक्शन 9 कंप्लीट करते हैं। अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है आपका कॉम्पोजिशन लेवी है। आपको इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस लेक्चर के अंदर, इससे पीछे वाला लेक्चर जो इसी का ही पार्ट था, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे जरूर
मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई। जब तक के लिए बाय।